वो तो जिस टीचर की क्लास होती है उसके सामने कहना पड़ता है फिर। नहीं सर, नहीं सर, वाकई नहीं सर, हो भी जल्दी अच्छा गया था सर। बायोकेम का पेपर हमें 6 घंटे लगे। जी अच्छा, सर। मतलब मिल नहीं रहा था कहीं यस से, सर, इतना लंबा। जवाब नहीं मिल सर रहे थे? नहीं बायोकेम का सर, पेपर तो बहुत ही गंदा बनाया था सर सर ने ने, पूरा पता नहीं कहाँ सिलेबस से उठा उठा के के दिया हुआ पेपर था, दिया पूरा हुआ था। सिलेबस। समझ नहीं आ रहा था अच्छा क्या लिखे और क्या छोड़े। अच्छा, सब कुछ लिखना था बेसिकली। सर पूरा पूरा नोट दिया हुआ था, पूरे पूरे टॉपिक पे। सही सही सही। अच्छा, दो तीन रिक्वेस्ट हैं मेरी, वो एक आप लोगों ने थोड़ी सी हेल्प करनी है मेरी। एक तो ये था कि हमारे मिड वाले वीक में हमने प्रैक्टिकल लैब नहीं ली। उसके बाद जो है उससे पहले भी कोई एक वीक था जिसके अंदर हमारी क्लास नहीं हुई थी। मुझे अब याद नहीं है कौन सा वीक था, वो मैं आपको बता दूंगा। उसके दो प्रैक्टिकल्स हैं, उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो मैं बना के आप सबके साथ शेयर करूंगा ग्रुप में, ठीक है? और आप लोग उसको एक दफ़ा देख लीजिएगा। जो हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिकल होगा उसमें हम सबसे पहले उसको, मतलब मैं आपको टाइम दे दूंगा, आपको आपकी जो क्वेश्चंस होंगे उन रिकॉर्डिंग्स में से आप मुझसे पहले वो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल कर लेंगे। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ेगा, मतलब प्रॉपरली लेक्चर के लिए दोबारा कोई मेकअप लेक्चर हम नहीं लेंगे, लेकिन आपको को साथ में वीडियो मिल जाएगी जिसमें जिस तरह मैं अभी पढ़ा रहा हूँ उस तरह से उसमें भी होगा। और साथ में जो मैं आपको रिकॉर्डिंग्स दिखाता हूँ, वो जो वीडियोस वगैरह आपके साथ शेयर करता हूँ वो भी उसके अंदर होगी, उस तरह जिस तरह हमारी क्लास होती है और रिकॉर्डिंग एंड पे शेयर होती है उस तरह की रिकॉर्डिंग मैं कर लूँगा और वो आपके साथ में शेयर कर लूँगा। सो आप सिर्फ उसको एक दफ़ा देख लीजिएगा नेक्स्ट लैब से पहले, और फिर जब हम नेक्स्ट टाइम प्रैक्टिकल डिस्कशन में आएंगे तो सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे जो, अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे, कोई चीज़ समझ ना आई हो, और फिर हम आगे जाएंगे, ठीक है? सो इससे आप दोनों फ़ायदे हो जाएंगे। हमारा एक्स्ट्रा जो है वो उसके ऊपर आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ेगा मुझे, हम उसी लैब के अंदर उसको कवर कर लेंगे, ठीक है? ओके सर। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप लोग थ्योरी में कहाँ तक आप लोगों ने पढ़ लिया है? आई थिंक वो ब्लड ख़त्म कर लिया होगा आप ब्लड लोगों ने, कंप्लीट और हो गया है। यस सर। उसमें वो अब हार्ट स्टार्ट करना है। जी हार्ड स्टार्ट करना है। तो उसमें सर ने क्या बताया था? सर ने कहा सर था कह रहे आप थे कि पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीक से। हार्ट और ईसीजी सर मैंने शादी कराएं। मैंने करवानी है लेकिन मैं इस वीक नहीं कराऊंगा, ठीक है? तो इसका ये होगा, मैं इस वीक नहीं कराऊंगा। सर जो है वो आएंगे और वो रिस्पायरेटरी सिस्टम स्टार्ट करेंगे, लेकिन तूबा ऑनलाइन है। हाँ, तूबा और जवीबा दोनों ऑनलाइन है। जी सर जी। यस सर। तो मेरा ये था जी, मेरी रिक्वेस्ट थी कि आप लोग मुझे अपार्ट फ्रॉम लेक्चर्स, जो आपके लेक्चर्स होते हैं थर्सडे और फ्राइडे को, उसके अलावा मुझे सिर्फ दो लेक्चर्स चाहिए मैं किसी भी टाइम पे, जिसमें मैं आपको वो करा सकूं कार्डियोवास्कुलर से, मतलब हार्ट से रिलेटेड जो भी था वो मैं आपको, सिर्फ मुझे दो लेक्चर्स चाहिए होंगे, मतलब एक एक घंटे के। तो आपको मुझे किसी सर भी दिन आज फ्री कोई है भी हम, टाइम, इस लेक्चर के बाद हमारा कोई या लेक्चर नहीं है, आज का, आप ले सकते हैं आज। तो अगर नेक्स्ट लैब आज के टाइम पे कर ले, आज इसके बाद करेंगे तो इस वीक में सर असल में मैं आउट ऑफ सिटी हूँ, तो मैं इतना मतलब टाइम नहीं मैनेज कर पा रहा हूँ। तो इसलिए अगर काइंडली सर मुझे ठीक है, नेक्स्ट वीक में मिल जाए टाइम नेक्स्ट तो वीक में रखते हैं। ठीक ठीक है सर, नेक्स्ट वीक कर लेंगे। यस चलें, सर ठीक ठीक है। है। थैंक यू। फिर मैं आपसे टाइम ले लूँगा नेक्स्ट वीक, आप तो मुझे बता दीजिएगा। दो मुझे चाहिए होंगे ना लेक्चर्स, ठीक है? तो कोई भी आप ठीक है मुझे सर। दे दीजिएगा। सही, थैंक यू। ओके। चलें जी, आज हम पे स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। कहाँ से स्टार्ट करना है? जी, ये स्क्रीन शेयर हो रही है आप सबके साथ बैठे? यस यस सर। सर। चलिए। अच्छा, आज का हमारा प्रैक्टिकल जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उसमें मज़े की बात मेरे लिए ये है कि आप लोग ऑलरेडी थ्योरी में उसको पढ़ चुके हो, तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और आप लोगों को आप लोग के साथ जस्ट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से मैंने इसको थोड़ा सा डिस्कस करना है। एक तो हमने ब्लड ग्रुपिंग कैसे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है। इसको हम नॉर्मली जब ऑफलाइन होते हैं तो कोई भी स्टूडेंट इस प्रैक्टिकल को किए बगैर लैब से बाहर नहीं जा सकता, तो वो बच्चों को परफॉर्म करना पड़ता है। लेकिन फॉर्चुनेटली आप लोग अभी सामने नहीं होते, इसलिए आप लोग बच गए हो।
तो सेकेंड सेमेस्टर में आओगे इंशाल्लाह तो हम फिर ज़रूर आपके ब्लड ग्रुपिंग करवाएंगे दोबारा, ताकि आपको भी पता चले ब्लड ग्रुप्स का और हमें भी पता हो। कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी तक अपने ब्लड ग्रुप का नहीं पता? सर मुझे। अच्छा, तो और भी ऐसे होंगे जिनको पता हो कि उनका ये ब्लड ग्रुप है, लेकिन जब वो ब्लड ग्रुपिंग परफॉर्म करते हैं तो उनको पता चलता है कि ओह ये तो गलत था, मेरा ब्लड ग्रुप ये था ही नहीं, मेरा ब्लड ग्रुप तो कुछ और है। ऐसे भी होता है हमारे साथ अक्सर, हर एक सेशन में एक दो स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको ब्लड ग्रुप जो है पहले कुछ और होता है पता, और बाद में जब वो परफॉर्म करते हैं तो उनको पता चलता है कि ये तो मेरा ब्लड ग्रुप था ही नहीं। तो इसको हम कैसे परफॉर्म करते हैं, इस पे जाने से पहले मैं आपको बड़ी ब्रीफ सी ना इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि जो लैंड स्टीनर था उसने 1901 में सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि जो आरबीसीज होते हैं, जो ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, उनके सरफेस के ऊपर कुछ एंटीजन्स होते हैं और उस एंटीजन्स के बेस पे उसने ब्लड ग्रुपिंग डिफाइन की। उस टाइम पे उसने जो ब्लड एंटीजन आइडेंटिफाई किए वो दो आइडेंटिफाई किए, एंटीजन ए और एंटीजन बी। उन दो एंटीजन्स के बेस पे उसने कहा कि अगर किसी इंडिविजुअल के आरबीसी सरफेस के ऊपर अगर एंटीजन ए प्रेजेंट होगा तो उसका ब्लड ग्रुप ए होगा। किसी इंडिविजुअल के आरबीसी सरफेस के ऊपर अगर एंटीजन बी होगा सिर्फ प्रेजेंट तो उसका ब्लड ग्रुप बी होगा। कोई ऐसा इंडिविजुअल जिसके आरबीसी सरफेस के ऊपर दोनों एंटीजन्स मौजूद हो, मतलब कि एंटीजन ए भी हो और एंटीजन बी भी हो, सो उस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप फिर होगा ए बी। और कोई ऐसा इंडिविजुअल जिसके आरबीसी सरफेस के ऊपर ये दोनों एंटीजन मौजूद ना हो, ये दोनों एंटीजन एब्सेंट हो, तो फिर वो इंडिविजुअल जो है वो जीरो एंटीजन, नो एंटीजन हो, वो ब्लड ग्रुप ओ होगा। सो लैंड स्टीनर ने सबसे पहले इन दो एंटीजन्स के बेस पे 4 ब्लड ग्रुप्स डिफाइन किए कि टोटल जितनी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के अंदर ये 4 तरह के डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स हो सकते हैं, और उन ब्लड ग्रुप्स के होने या ना होने को उसने आइडेंटिफाई किया ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ दोज एंटीजन। ठीक है, तो ये तो था कि किस तरह से ब्लड ग्रुप्स ए बी और ओ डिफाइन हुए। उसके बाद फिर कुछ अरसे के बाद इस तरह से फॉर एग्जांपल 1940s के अंदर ये लोग काम करते रहे और 1940s के अंदर इन्होंने आरबीसी सरफेस के ऊपर अपार्ट फ्रॉम ए और बी एंटीजन एक दूसरा एंटीजन भी आइडेंटिफाई किया और उन्होंने उस एंटीजन को RH एंटीजन का नाम दिया, क्योंकि वो जो RH एंटीजन था वो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई हुआ था रीसस मंकीज के अंदर, तो इस वजह से इसको RH एंटीजन कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि अपार्ट फ्रॉम ए और बी एंटीजन कोई ऐसा इंडिविजुअल जिसके आरबीसी सरफेस के ऊपर अगर RH एंटीजन प्रेजेंट होगा सो वो RH पॉजिटिव होगा, और अगर किसी इंडिविजुअल के आरबीसी सरफेस के ऊपर अगर RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा तो वो RH नेगेटिव होगा। सो जो ब्लड ग्रुप्स फिर पॉजिटिव और नेगेटिव डिफाइन हुए वो बेसिकली ऑन द प्रेजेंस ऑफ RH एंटीजन डिफाइन। ठीक है, सो ये हमारे पास एक ब्रीफ सी हिस्ट्री थी जिसके बेस पे हमें ये पता चलता है कि ब्लड ग्रुप्स कैसे डिफाइन हुए। दोज वर डिफाइंड इन 1901 बाय लैंड स्टीनर, और उसमें ये ए बी ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ए बी और ब्लड ग्रुप ओ, ये 4 ब्लड ग्रुप्स आइडेंटिफाई किए ऑन द बेसिस ऑफ दो सरफेस एंटीजन्स। ठीक है, और उसके बाद जो लेटर ऑन इन 1940s 1939 एंड 1940s फिर RH एंटीजन जो है वो उन्होंने आइडेंटिफाई किया अपार्ट फ्रॉम दीज 2 एंटीजन्स, और उसके बेस पे उन्होंने कहा कि जिसके आरबीसी सरफेस के ऊपर RH एंटीजन मौजूद होगा सो वो इंडिविजुअल्स जो हैं वो ब्लड ग्रुप्स पॉजिटिव कहलाएंगे, और जिनके आरबीसी सरफेस के ऊपर वो एंटीजन नहीं होगा RH एंटीजन तो वो फिर ब्लड ग्रुप्स नेगेटिव कहलाएंगे। ठीक है, सो ये थी स्टोरी कि किस बेस पे इन्होंने ब्लड ग्रुप डिफाइन किए और किस बेस पे ब्लड ग्रुप्स को पॉजिटिव और नेगेटिव करार दिया। अब हमारा जो आज का प्रैक्टिकल है वो सिंपल क्या है, हमने सीखना है कि ब्लड ग्रुपिंग करते कैसे हैं, उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है, क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, किस तरह परफॉर्म किया जाता है, कैसे हमें पता चलेगा कि इस फलाने इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप जो है वो ए है, किसी का बी है। तो उसमें सबसे पहले हमें जो चीज़ करनी है वो ये है, इसका सिंपल सा जो है कि
आरबीसीज जो है, आरबीसीज का नॉर्मल ये होता है कि जब वो एंटीबॉडीज के साथ एड अप होते हैं, हमने नॉर्मली क्या करना होता है, हम बेसिकली जब कभी भी एंटीजन और एंटीबॉडी जो है जब कभी भी वो रिएक्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स बनता है, तो उस कॉम्प्लेक्स के नतीजे में बेसिकली एग्लूटिनेशन होती है। जैसे ऐसे ना डॉट्स डॉट्स से बनते हैं, ऐसे क्लम्प्स से बन जाते हैं। उस क्लम्पिंग को फॉर्मेशन को क्लम्प फॉर्मेशन को हम बेसिकली एग्लूटिनेशन कहते हैं। ठीक है, सो इसका प्रिंसिपल भी यही है। इसमें क्या होता है कि हम ब्लड को डिफरेंट एंटीबॉडीज के साथ ट्रीट करते हैं। एंटीसीरा होता है जिसके अंदर एंटीबॉडीज होते हैं, उस एंटीबॉडीज के साथ एंटीबॉडीज को हम ट्रीट करते हैं विद ब्लड और उनकी मिक्सिंग करते हैं। तो अगर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है तो उसकी नतीजे में क्लम्पिंग होती है और हमें पता चल जाता है कि देयर कि एंटीजन था उसके अगेंस्ट तो एंटीबॉडीज जो हमने ऐड किए तो उसने रिएक्ट किया। वो आगे भी आपको समझ आ जाएगी। तो सिंपली इसका जो प्रिंसिपल है वो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बेस पे है कि जब हम एंटीजन के साथ उसके रिस्पेक्टिव एंटीबॉडी अगर ऐड करेंगे तो अगर और वो कॉम्प्लेक्स जब बनेगा तो उसके नतीजे में एग्लूटिनेशन होगी और हमें पता चलेगा विजुअली कि यहाँ पे अब वो रिएक्शन हो गया है। क्लम्पिंग के नतीजे में हमें पता चल जाता है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो गई है। सो इसको भी आगे हम और आप प्रोसीजर में आप समझ जाओगे। इसके अलावा हमें रिक्वायरमेंट्स इसकी क्या है, हमें स्लाइड्स चाहिए, हमें लेंसेट चाहिए फॉर प्रिकिंग, फिंगर प्रिकिंग के लिए हमें लेंसेट चाहिए होगा, अल्कोहल चाहिए होगा फॉर क्लीनिंग ऑफ फिंगर, और इसके अलावा हमें मेज स्टिक चाहिए होते हैं। ये मेज स्टिक के थ्रू हम फिर मिक्सिंग करते हैं। और एक हमारे पास एंटी सीरा सेट होता है जिसके अंदर 3 तरह के एंटी सीराज होते हैं। एक एंटी सीरा ए होता है, दूसरा एंटी सीरा बी होता है और तीसरा एंटी सीरा आर एच जिसको हम जिसके ऊपर लिखा होता है एंटी सीरा डी। सो एंटी सीरा डी कंटेन्स एक्चुअली आर एच एंटीबॉडीज। ठीक है, सो एंटी सीरास के अंदर एंटीबॉडीज होती हैं। सो एंटी सीरा ए के अंदर बेसिकली एंटी बॉडीज ए होंगी, बी के अंदर बी एंटीबॉडीज होंगी और डी के अंदर बेसिकली आर एच एंटीबॉडीज होंगी। ठीक है, सो ये 3-4 चीज़ें हमें मेजरली चाहिए। हमें क्या चाहिए था, हमें बेसिकली एंटी सीरा सेट चाहिए था और इसके अलावा हमें स्टिक चाहिए और हमें स्लाइड चाहिए और अपार्ट फ्रॉम दैट हमें लेंसेट और अल्कोहल वगैरह चाहिए, स्वेट अल्कोहल। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, हमने इस प्रोसीजर को मेरा ख्याल है मैं आपको एक वीडियो से समझाता हूँ। सो इससे आपको फर्दर और क्लियर हो जाएगा। मैं दोबारा आता हूँ एक वीडियो पे, उसके बाद आपको और क्लियर होगा। Welcome to the channel Solution. In this video, today we will study about blood group determination of your own sample. First of all, sterilize your little finger with the help of a thin knob. Then adjust the depth of pricker pin and prick it with your आवाज finger. क्लियर नहीं आ रही। अच्छा, एक सेकंड में A drop of blood. एक सेकंड दोबारा हम इसको देखते हैं। Welcome to the channel Solution. In this video, today we will study about blood group determination of your own sample. First of all, sterilize your सर आवाज क्लियर नहीं आ रही बिल्कुल भी। अच्छा, वो असल में ना सबर एक दफ़ा वीडियो लोड होती है फिर आपको क्लियर हो जाएगी। सर शायद नेट प्रॉब्लम है। video. Today we will study about बिल्कुल ऐसा ही मुझे भी लग रहा है। एक
Welcome to the channel Solution. In this video, today we will study about blood group determination. कोई नहीं, आप ऐसे करें, आप सिर्फ इस वीडियो को देखते जाएं, मैं आपको साथ साथ बताता जाता हूँ ये क्या कर रहा है। जैसे ऐसे करता जाता है, साथ में आप लोग सिर्फ यहाँ पे आप देखिए, कर्सर मेरा नज़र आ रहा है आप सबको, कर्सर जो मैं हिला रहा हूँ? Yes, sir. अच्छा, ये देखिए, ये ग्लास लाइट है, ठीक है। उस ग्लास लाइट्स को नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम तो यहाँ पे पेंसिल से ना एक तीन इस पे स्क्वायर्स बना लेते हैं, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं स्क्वायर के, इस पर मतलब लाइन खींच के। सो उसमें एक को हम कहते हैं कि ये ए है, एक ब्लॉक को कहते हैं, दूसरे को कहते हैं बी है, और तीसरे को हम कहते हैं डी ब्लॉक या प्लस माइनस ब्लॉक, पॉजिटिव नेगेटिव ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद जो मैंने आपको कहा था ना कि एंटी सीराज होते हैं, सो ये 3 एंटी सीराज हैं हमारे पास। ये इसमें क्या होता है कि जो एक एंटी सीरा जो है वो ए होता है, दूसरा एंटी सीरा बी होता है, और तीसरा डी एंटी सीरा होता है। एंटी सीरा ए जो है उसकी निशानी ये है कि नॉर्मली वो ब्लू इन कलर होता है, जो एंटी सीरा ए होता है। जो एंटी सीरा बी होता है वो येलो इन कलर होता है। जो एंटी सीरा डी होता है वो नॉर्मली वाइट इन कलर होता है, मतलब ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। इसके ऊपर मेंशन भी होता है एंटी सीरा ए, बी, सी और डी। इसने अब क्या करना है, इसने सबसे पहले फिंगर को प्रिक करना है विद द हेल्प ऑफ लेंसेट, और फिर उसके बाद जो ड्रॉप्स आएंगे तो उसमें से 3 ड्रॉप्स इन रिस्पेक्टिव ब्लॉक्स के अंदर ऐड करने हैं। ए के अंदर एक ड्रॉप ऐड किया, बी के अंदर दूसरा ब्लॉक ड्रॉप ऐड किया, तीसरे ड्रॉप जो है वो प्लस के अंदर ऐड किया, ठीक है। सो 3 इसने चूंकि बनाए थे ब्लॉक्स, तो तीनों में उसने एक ड्रॉप ऐड किया। उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद ये एक ड्रॉप इस रिस्पेक्टिव एंटी सीरा से हर एक ब्लॉक में ऐड करेगा। मतलब एंटी सीरा ए एक ड्रॉप लेगा, वो ए वाले ब्लॉक में ऐड कर लेगा। एंटी सीरा बी जो है वो एक ड्रॉप लेगा और वो बी में ऐड कर लेगा, और एंटी सीरा डी जो है वो डी में ऐड कर लेगा। सो रिस्पेक्टिव ब्लॉक्स में रिस्पेक्टिव एंटी सीरा ब्लड के साथ ऐड करने के बाद वो जो मेज स्टिक थे ना, जो मेज स्टिक है, उसके थ्रू उसने इस ब्लड को और एंटी सीरा को रिस्पेक्टिवली मेज स्टिक लेके, जो पड़े हुए मेज स्टिक ये लेके उसने मिक्स करने हैं ब्लड को एंटी सीरा के साथ, ठीक है। और उसके बाद चेक करना है आफ्टर सम टाइम कि उसके अंदर कोई एग्लूटिनेशन हुई है या नहीं हुई। तो यहाँ पे मैं इसको बगैर उसके चलाता हूँ, पहले ट्राई करता हूँ अगर आवाज़ चले। First of all, sterilize your little finger with the help of ethanol and adjust the depth of pricker pen and prick it to your finger. Allow a drop of blood to come outside the finger and place the 3 drops of blood respectively in the position marked as A, B and D. For your convenience, we have replaced D with a plus or minus sign. It will be easy to understand the ultimate last result. After placing 3 drops of blood on their respective position, place 1 drop of anti-serum A to A drop of blood. Same, place anti-serum B to the B drop of blood. And at the last, place D anti-serum in place of plus or minus sign. Please remember, we have replaced the D in place of plus or minus. Once we have added all anti-serum to their respective drop of blood, mix thoroughly with a unused matchbox stick or toothpick. Kindly do not use the same toothpick for the mixing purpose of another. Use one for one mixing. We have mixed all 3 drops of blood with their respective anti-serum. Now wait for few minutes. There will be a coagulation or agglutination process. As you can see on the screen, there is easily and clearly visualize agglutination of B as well as plus and minus sign.
ये देखें अभी हम यहाँ पे उसने क्या किया था, एंटीसीरा ए ऐड किया, फिर उसके बाद एंटीसीरा बी ऐड किया और फिर एंटीसीरा डी ऐड किया। अब देखें और उसने मिक्स किया उसको। आफ्टर सम टाइम ये देखें यहाँ पे एंटीसीरा बी जब उसने ऐड किया जिसके अंदर एंटीबॉडीज बी थे, तो अगर आरबीसी सरफेस के ऊपर एंटीजन बी होगा तो एंटीबॉडीज एंटीजन के साथ रिएक्ट करेंगे और उसके नतीजे में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा, क्लम्पिंग होगी और हमें ये इस तरह के डॉट्स नजर आना शुरू हो जाएंगे। अगर तो इस तरह के डॉट्स नजर आना शुरू होते हैं दैट कन्फर्म्स दैट एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, और हम कहते हैं कि यहाँ पे हमने एंटीबॉडी जो ऐड की, जो कि हमें पता है कि इसके अंदर एंटीबॉडी बी है, वो जब सरफेस एंटीजन बी के साथ जब रिएक्ट करेगा तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स होगा। सो दिस कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन बी ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज। ठीक है, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि इस इंडिविजुअल का जो ब्लड ग्रुप है वो है तो बी। ठीक है, अब हम आते हैं ये जो थर्ड था, यहाँ पे इसने क्या किया था कि ब्लड के साथ इसने एंटीजन डी ऐड किया था। एंटीजन डी के अंदर एंटीबॉडीज डी थी, और अगर सरफेस के ऊपर अगर एंटीजन RH एंटीजन प्रेजेंट होगा तो जब हम एंटीबॉडीज ऐड करेंगे डी एंटीबॉडीज, तो वो क्या करेंगे, वो बेसिकली एंटीजन एंटीबॉडी आपस में कॉम्प्लेक्स बनाएगा जिसकी वजह से क्लम्पिंग होगी, ग्लूटिनेशन होगी, और हमें इस तरह से ये डॉट्स जो हैं ये क्लम्प्स हमें नजर आएंगे आफ्टर सम टाइम। सो अगर ये क्लम्प्स बनते हैं सो दिस कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ या दिस कन्फर्म्स द रिएक्शन ऑफ एंटीजन विद एंटीबॉडीज, और जिसकी वजह से इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि दिस कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ RH एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज। तो हम कह सकते हैं कि ये पेशेंट जो है या ये इंडिविजुअल इसका ब्लड ग्रुप जो है वो पॉजिटिव है। सो यहाँ पे हमें ये चीज़ क्लियर होती है इस डायग्राम से। अगर इसको मैं थोड़ा सा पीछे करूँ तो मुझे ये देखें ये क्लियर हो गया। फर्स्ट में आप देख रहे हैं ब्लड के साथ एंटीसीरा ऐड हुआ और जब उसने मिक्स किया तो यहाँ पे देखें वो क्लियर है, कोई क्लम्पिंग नज़र नहीं आ रही है आपको। इसका मतलब ये है हमने क्या किया था, इसमें हमने एंटीसीरा ए ऐड किया था। एंटीसीरा ए के अंदर क्या थे, एंटीबॉडीज ए थे, और अगर इस आरबीसीज के सरफेस के ऊपर अगर एंटीजन ए प्रेजेंट होता तो उसने इन एंटीबॉडीज ए के साथ रिएक्ट कर जाना था, और इस तरह की क्लम्पिंग जो आपको यहाँ नज़र आ रही है वो आपको यहाँ भी आनी थी नज़र, जो कि नज़र नहीं आ रही है आपको। सो इसका मतलब ये है कि इस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप ए तो नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हुआ। ठीक है, अब ए भी नहीं है। अब हम आते हैं दूसरे के ऊपर, बी के ऊपर। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एंटीसीरा बी ऐड किया। एंटीसीरा बी ऐड करने के बाद क्या हुआ कि इस एंटीसीरा बी के अंदर थे हमारे पास एंटीबॉडीज बी। अगर तो आरबीसी सरफेस के ऊपर एंटीजन बी होगा प्रेजेंट तो वो इन एंटीबॉडीज के साथ रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे हमें जब इनको ऐड किया और इसको मिक्स किया तो हमें पता चला कि यहाँ पे तो क्लम्पिंग हुई। ठीक है, और ये क्लम्पिंग तब होती है जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है। सो इस क्लम्पिंग से हमें ये कंफर्म हो गया कि यार इस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप जो है वो बी है, बिकॉज इसके आरबीसी सरफेस के ऊपर बी एंटीजन जो है वो प्रेजेंट था और ये क्लम्पिंग हमारे पास हो गई। सो ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो वो कंफर्म हो गया कि बी है। ठीक है, अब हम आते हैं कि ब्लड ग्रुप बी तो है लेकिन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो उसके लिए हम एंटी डी एंटी हमने ऐड किया। एंटी डी के अंदर RH एंटीबॉडीज थी। अगर आरबीसी सरफेस के ऊपर RH एंटीजन प्रेजेंट होगा तो RH एंटीबॉडीज उसके साथ रिएक्ट करेंगी और हमारे पास इस तरह की क्लम्पिंग होगी। और अगर ये क्लम्पिंग हो गई सो दैट कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ RH एंटीजन, तो हम कहेंगे पॉजिटिव है। और अगर इस तरह के क्लियर हुआ, ये जिस तरह ये क्लियर आ रहा है, इस तरह से जिस तरह अगर यहाँ भी क्लियर होता, कोई रिएक्शन ना होता, ये क्लम्पिंग ना होती, तो हम कहते हैं कि ये नेगेटिव है। सो यहाँ पे इस टेस्ट के इस इंडिविजुअल का अगर हम देखें तो हमें ये पता चल रहा है कि ये इस इंडिविजुअल का जो ब्लड ग्रुप है वो बी पॉजिटिव है। ठीक है, सो इस तरह से हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल कोई भी इंडिविजुअल ऐसा हो जिसमें जब आप ये टेस्ट परफॉर्म करें और अगर यहाँ पे भी आपके पास क्लम्पिंग हो, इस पहले वाले में भी और इधर भी क्लम्पिंग हो, तो फिर हम क्या कहेंगे कि ब्लड ग्रुप कौन सा है इस पेशेंट का। अगर यहाँ भी क्लम्पिंग हो ए में भी और बी में भी क्लम्पिंग हो तो फिर कौन, जी ए बी ब्लड ग्रुप है, बिकॉज क्लम्पिंग तब होती है जब जी ए बी ब्लड ग्रुप, बिकॉज क्लम्पिंग तब होती है जब हमारे पास एंटीजन प्रेजेंट होगा। याद रखिएगा, ये रिएक्शन तब होगा जब एंटीजन प्रेजेंट होगा, बिकॉज एंटीबॉडीज तो हमें पता है कि कौन से हम ऐड कर रहे हैं ना, हमें एंटीजन का नहीं पता कि सरफेस एंटीजन कौन सा है।
तो इस वजह से जब हम एंटीबॉडीज ऐड करते हैं और एंटीबॉडीज के ऐड करने के बाद जब रिएक्शन होता है और उसके नतीजे में क्लम्पिंग होती है, सो हमें ये कंफर्म होता है कि चूंकि हमने फलानी एंटीबॉडी ऐड की थी, एंटीबॉडी अगर ए ऐड किया है तो इसका और रिएक्शन हो गया, तो इसका मतलब ये कि एंटीबॉडी ए एंटीजन ए के साथ रिएक्ट करेगा, क्लम्पिंग तभी होगी। सो अगर एंटीजन ए प्रेजेंट होगा तभी क्लम्पिंग होगी। सो इस वजह से यहाँ पे हमने देखा कि एंटीजन ए नहीं था सरफेस के ऊपर, तो क्लम्पिंग नहीं हुई। इसी तरह से अगर हम देखते हैं कि दोनों ए और बी दोनों में अगर क्लियर हो गया, कोई भी क्लम्पिंग ना हुई, तो इसका क्या मतलब है कि एंटीजन कोई भी मौजूद नहीं है सरफेस के ऊपर, तो फिर ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है जी जी, ओ होगा। और फिर यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। सो ये सिंपल सा एक टेस्ट है जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि हम ब्लड ग्रुपिंग जो है वो कैसे डिफाइन करते हैं। अब आप लोगों के क्वेश्चंस, आप लोगों को किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप लोग पूछ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन हो किसी का, बेटे किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप लोग प्लीज़ पूछें। नो सर, आ गई है। क्लियर है? चलें ठीक है बेटे, थैंक यू। फिर मैं आपको जिस तरह मैंने आपको कहा कि आपके साथ मैं कुछ 2 वीडियोस शेयर करूंगा नेक्स्ट प्रैक्टिकल से पहले आप उसको एक दफ़ा देख लीजिएगा और हम नेक्स्ट लैब में उसको पहले डिस्कस करेंगे अगर आपके उसमें से कोई क्वेश्चन बनते होंगे, और फिर हम अगला प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे और नेक्स्ट वीक में फिर आपने मुझे उस तरह से टाइम दे देना है क्लास का, ठीक है। चलें, थैंक यू बेटे, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़ सर।